पॉपुलेशन अथवा समष्टि की अवधारणा। पॉपुलेशन क्या है? किसी एक प्रजाति के जीवों की संख्या जो किसी काल विशेष में किसी एक स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, जनसंख्या कहलाती है। 3 शब्द इसके अंदर आए, एक प्रजाति, दूसरा समय और तीसरा स्थान। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी, समष्टि की परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक प्रजाति होनी चाहिए, एक विशेष स्थान होना चाहिए और उस विशेष स्थान पर एक विशेष समय होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ सदैव ही पॉपुलेशन का नंबर घटता बढ़ता रहता है। अब यदि प्रजाति को देखें, प्रजाति किसे कहते हैं? प्रजनन कर सकने वाले जीव जिनका जीनीय संगठन व शारीरिक संरचना समान हो, वह प्रजाति कहलाती है। इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, संरचनात्मक रूप से एक जैसे हो और जीनीय रूप से एक जैसे हो, ऐसे जंतुओं को एक प्रजाति के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे होमोसेपियंस, सारे मनुष्य किसी भी रेस के हों, एक प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगर समष्टि के लक्षण देखे जाएं तो सबसे पहले उसकी घनत्व, डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व। उसके बाद में दूसरा लक्षण होगा वृद्धि दर या जन्म दर, मृत्यु दर, समष्टि दोलन, आयु वितरण, आयु स्तूप, जैविक क्षमता, जैविक कारक, अनुक्रिया, समष्टि आकार नियमन और समष्टि प्रसार। सबसे पहले घनत्व की बात करें तो एक प्रजाति के जीव जो इकाई क्षेत्र में पाए जाते हैं किसी विशेष समय में, उसे उसका घनत्व कहते हैं। जीव हो गए, फिर इकाई एरिया हो गया और समय हो गया। अगर ये तीनों का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर D = पॉपुलेशन, N का मतलब नंबर, A का मतलब एरिया और T का मतलब समय। अब क्षेत्र की इकाई विभिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि मछलियों के बारे में जिक्र किया जाए तो 100 किलोग्राम मछली प्रति हेक्टेयर तालाब में हो सकती है। दूसरा 1000 सूक्ष्म जीव प्रति घन मिलीमीटर में हो सकते हैं। 1000 अमीबा 1 लीटर जल में हो सकते हैं। 20 केंचुए प्रति घन मीटर में हो सकते हैं। और किसी शहर आदि के अंदर मनुष्यों की पॉपुलेशन 50,000 या 60,000 या इकाई एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या 400 या 500 तक हो सकती है। समष्टि घनत्व के अगर प्रकार देखें तो एक तो परिष्कृत है और दूसरा पारिस्थितिकी। समष्टि का नापन अगर किया जाए, कैसे इसको नापते हैं घनत्व को, तो सीधी गणना के द्वारा। आप किसी क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर कितने एक प्रजाति के जीव उपलब्ध हैं, उनकी सीधी गणना कर ली। दूसरा ये है कि किसी क्षेत्र को रैंडम करके 10 किलोमीटर का एरिया है, उसमें आधा किलोमीटर के 3-4 क्षेत्र चुन लीजिए और रैंडम सैंपलिंग के आधार पर उसको गुणा करके निकाला जा सकता है। इसके अलावा बंधक चिन्हांकन के द्वारा किसी एक प्रजाति के जंतुओं को निशान लगाकर किसी क्षेत्र में छोड़ दीजिए और कुछ समय के बाद पकड़कर उसका अनुपात निकालना एक और विधि है। और चौथा है खेत नमूना विधि, जिसमें किसी प्लॉट का एक इकाई एरिया कई जगह से लेकर उसको गुणन करके समष्टि का घनत्व निकाला जा सकता है। आपेक्षिक जीव संख्या के घनत्व निकालने के लिए मूल रूप से यह वन्य जीवों के ऊपर लागू होता है। मल की गोलियां व संख्या गिनकर उनकी विष्ठा के आधार पर, पक्षियों में ध्वनि तरंग की आवृत्ति सुनकर, तीसरा मछलियों को जाल से पकड़कर और 4 मछलियों को जाल से पकड़कर, 5 मछलियों को जाल से पकड़कर, 6 मछलियों को जाल से पकड़कर, 7 मछलियों को जाल से पकड़कर, 8 मछलियों को जाल से पकड़कर, 9 मछलियों को जाल से पकड़कर, 10 मछलियों को जाल से पकड़कर, 11 मछलियों को जाल से पकड़कर, 12 मछलियों को जाल से पकड़कर, 13 मछलियों को जाल से पकड़कर, 14 मछलियों को जाल से पकड़कर, 15 मछलियों को जाल से पकड़कर, 16 मछलियों को जाल से पकड़कर, 17 मछलियों को जाल से पकड़कर, 18 मछलियों को जाल से पकड़कर, 19 मछलियों को जाल से पकड़कर, 20 मछलियों को जाल से पकड़कर, 21 मछलियों को जाल से पकड़कर, 22 मछलियों को जाल से पकड़कर, 23 मछलियों को जाल से पकड़कर, 24 मछलियों को जाल से पकड़कर, 25 मछलियों को जाल से प
प्रति इकाई पकड़े गए जीवों का के आधार पर समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है। अब समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक दो मूल रूप से हैं, टोटल में 4 हैं, लेकिन अभी यहाँ 2 देखते हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर। जन्म दर यदि जन्म दर 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी कार्यकीय जन्म दर, दूसरी रियलाइज्ड वास्तविक जन्म दर। इसी प्रकार से मृत्यु दर भी 2 प्रकार की हो सकती है, एक फिजियोलॉजिकल मृत्यु दर और दूसरी इकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जन्म दर वह दर है कि एक प्रजाति की जो फीमेल है एक बार में जीवन काल में कितने बच्चे दे सकती है, अधिकतम प्रजनन क्षमता। और दूसरा है रियलाइज्ड नेचुरलिटी, वास्तव में जन्म दर क्या है। इसी प्रकार से जहाँ तक मोर्टेलिटी का सवाल है, कोई भी जंतु अपना पूरा जीवन काल करके यदि मृत्यु को प्राप्त होता है वह उसकी फिजियोलॉजिकल मोर्टेलिटी कहलाती है, और यदि वास्तविक हो वह इकोलॉजिकल कहलाती है। अब यदि किसी पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वह इसके ऊपर निर्भर करते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात क्या है। यदि जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाएगा, और अगर मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उल्टा होने पर पॉपुलेशन घटेगी। इसी प्रकार से यदि किसी भूभाग पर बाहर से कोई प्रजाति आ रही है तो उस समष्टि की संख्या बढ़ जाएगी, और यदि यहाँ से बाहर जा रही है तो घट जाएगी। तो जन्म दर, मृत्यु दर, अंतःप्रवास और उत्प्रवास किसी भूभाग में किसी पॉपुलेशन की घनत्व को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। यदि जन्म दर तथा अंतःप्रवास अधिक है तो संख्या बढ़ेगी, और मृत्यु दर और उत्प्रवास अधिक है तो संख्या घटेगी। अब आयु वितरण के स्तूप हैं। इसमें किसी भी पॉपुलेशन में सैंपलिंग किया जाता है, और इस सैंपलिंग के आधार पर जीवन काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रजनन पूर्व का काल, जिस समय तक जो प्रजाति है वो परिपक्व होने का समय क्या है। दूसरा है उसका प्रजनन काल, वह काल जिसके अंदर वह प्रजाति प्रजनन करती है, और उसके बाद में ओल्ड एज या प्रजनन के बाद वाला काल, जिस समय प्रजाति प्रजनन नहीं कर पाती। 3 तरह के स्तूप इसके अंदर बनते हैं। पहला स्तूप यह है कि यदि कोई प्रजाति में प्रजनन करने वाली संख्या 1000 है, लेकिन प्रजनन पूर्व वाली संख्या 2500 है, उस अवस्था में आगे आने वाले समय में यह पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने वाली पॉपुलेशन होगी, क्योंकि 2500 में से यदि अगले समय के अंदर 2000 लोग भी प्रजनन करने वाले होंगे तो ऊपर वाली संख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर प्रजनन पूर्व वाली संख्या बढ़ती है, अधिक होती है, तो यह माना जाता है कि आगे आने वाले समय में उस भूभाग में उस प्रजाति की संख्या बढ़ेगी। दूसरा यह है कि यदि प्रजनन पूर्व की संख्या मान लीजिए 1250 है और प्रजनन वाली संख्या 1000 है, प्रजनन के बाद वाला समूह 1200 है, तो ये इस प्रकार की जो पिरामिड है वह स्थिर समष्टि को दर्शाता है। यह अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इस क्रम में चल रही है। मान लिए 1250 हैं, 1250 में से 1000 लोग शादी करेंगे, 1000 लोग में प्रजनन होगा, और 700 ओल्ड एज के अंदर चले जाएंगे। अगली पीढ़ी के अंदर फिर 1250 प्रजनन पूर्व काल, और धीरे धीरे देखते हैं कि यह पॉपुलेशन एक स्थिर पॉपुलेशन के रूप में चलती है। तीसरी है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जिसमें प्रजनन काल वाले जंतुओं की संख्या अधिक है और प्रजनन पूर्व वाले संख्या कम है, तो आगे आने वाले समय में यह पॉपुलेशन धीरे धीरे घटना प्रारंभ कर देगी। इस तरह आयु स्तूप की सहायता से हम भविष्य में पॉपुलेशन कहाँ जाएगी इसका अंदाज लगा सकते हैं। अब है पॉपुलेशन प्रोपोगेशन। इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, इमिग्रेशन,
और माइग्रेशन। उत्प्रवास, जिस समय कोई किसी प्रजाति के जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर सदैव के लिए चले जाते हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। दूसरा यह है किसी दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में यदि जंतु आ जाते हैं तो उसे अंतःप्रवास कहते हैं। तथा तीसरा यह है माइग्रेशन, जो एक विशेष समय में, साल के एक विशेष समय में पॉपुलेशन के बहुत सारे सदस्य एक जगह चले जाएं और कुछ समय के बाद में वापस आना शुरू कर दें। ये टू वे जर्नी, आना और जाना दोनों होगा। और इस अवस्था में पॉपुलेशन जो है वो घटती बढ़ती रहती है। जहाँ तक पॉपुलेशन डिस्पर्शन का सवाल है, किसी भी वातावरण के अंदर पॉपुलेशन समान रूप से वितरित नहीं होती। सामान्यतः 3 क्रम इसके अंदर हो सकते हैं। कुछ प्रजातियों का वितरण समान रूप से होता है, कुछ का छोटे समूह के अंदर होता है और कुछ का छोटे क्लम्प्स के रूप में होता है। अतः पॉपुलेशन का वितरण किसी भूभाग में 3 अलग अलग प्रकारों से हो सकता है। अब आ जाइए मानव जनसंख्या को अगर चर्चा की जाए, इसकी समस्याएं एवं पर्यावरण। विश्व की मानव जनसंख्या 7 अरब 80 करोड़ 2020 की गणना के अनुसार है, जिसमें चीन की संख्या 1 अरब 40 करोड़ 80 लाख तथा भारत की 1 अरब 37 करोड़ 99 लाख है, जो कि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में जीवाश्म ईंधन, जो कि तेल के रूप में है, समाप्त हो जाएगा तथा बढ़ती हुई आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र सक्षम नहीं रह पाएंगे। घास के मैदान अधिक चराई के कारण बर्बाद हो जाएंगे। बढ़ती हुई औद्योगिक नीति के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण बढ़ेगा और समुद्र में धीरे धीरे मछलियों की संख्या कम हो जाने से आहार की उपलब्धता भी मनुष्यों को कम हो जाएगी। औद्योगिक विकास के साथ में ओजोन लेयर में बड़े छेद बन गए हैं, जिनकी ओर फैलने की संभावना है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें वातावरण में आ रही हैं और यह पराबैंगनी किरणें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारक हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तथा पिघलने लगे हैं। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र और बहुत सारे टापू जलमग्न हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, जिससे वहाँ पाए जाने वाली प्रजातियाँ, वनस्पति तथा जंतु वहाँ से ये समाप्त हो जाते हैं या उनसे वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। स्वच्छ जल की कमी आने वाले समय में रहेगी और जैव विविधता भी प्रभावित होगी और आने वाला समय देशों में युद्ध का प्रारंभ माहौल बनाएगा जल के ऊपर। पारिस्थितिकी तंत्र खराब होने से हजारों प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले प्रभावों का अनुमान है। विकासशील व विकसित देशों के प्रति व्यक्ति आय तथा संसाधनों का उपयोग में बड़ा अंतर है। आधुनिक जीवन पद्धति से छोटे समय में होने वाले लाभों को भी देखा जाता है, जिससे आगे आने वाले समय में समस्याएं बढ़ेंगी। अब ये विश्व जनसंख्या वृद्धि की अगर बात देखी जाए तो विश्व जनसंख्या 9 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, जिसमें 93% विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि है और शेष विकसित देशों में, जो कि विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन रही है। जनसंख्या वृद्धि की दर को पुनः अगर अध्ययन किया जाए तो 1 अरब से 2 अरब होने में जनसंख्या वृद्धि में 123 साल लगे, 2 अरब से 3 अरब होने में 33 साल लगे, 3 अरब से 4 अरब होने में 14 साल लगे, 4 अरब से 5 अरब होने में 13 साल और 5 से 6 अरब होने में 11 साल लगे। अतः पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 19वीं सदी के प्रथम अर्ध में चीन तथा भारत की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, जबकि विकसित देशों में यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी। गरीबी उन्मूलन के अधिकतर प्रयास इसलिए फेल हो गए क्योंकि सभी प्रयासों के ऊपर बढ़ती हुई जनसंख्या ने
बुरी तरह से प्रभाव डाला। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी का कारण बनी और शहरों में आवास समस्या पैदा हुई। अब है निवारण की। जहाँ तक बात करें, जनसंख्या विस्फोट परिवार नियोजन कार्यक्रम। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, जो बाद में परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में चला तथा हम दो हमारे दो का नारा भी लगाया गया। विश्व स्तर पर सन 2000 तक 6 करोड़ वयस्क महिलाएं प्रजनन प्रतिरोधक साधनों का प्रयोग करती थी, जिसका उपयोग विकसित राष्ट्रों में 68%, जबकि विकासशील देशों में 55% ही था, जिसमें गर्भ निरोधक गोलियां व अन्य साधनों का उपयोग हुआ। इस कार्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। परिवार कल्याण योजनाओं का सीधा संबंध शिक्षा से भी है। जहाँ कहीं भी जनसंख्या अधिक शिक्षित है, वहाँ यह कार्यक्रम अधिक प्रभावी रहा। विश्व के सामने अब यह समस्या है कि विस्फोटक जनसंख्या को उनकी आवश्यकता पूर्ति कैसे की जाए। साथ ही यह भी पाया गया कि विकसित व अमीर देश अपेक्षाकृत उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिक करते हैं। अब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, खाद्य पदार्थों एवं जल संकट बढ़ेगा। जल की कमी से भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी। नदियों झीलों आदि का जल प्रदूषित हो जाएगा तथा जल संबंधी रोग उत्पन्न होंगे। 2025 तक 48 देशों में पीने के पानी की कमी होने का अनुमान लगाया गया है तथा वायु प्रदूषण बढ़ने का भी अनुमान लगाया गया है। सन 1960 के दशक में हरित क्रांति से फसलों की पैदावार बढ़ गई, लेकिन साथ ही बहुत सी पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं भी उत्पन्न हुई। एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है, जिससे भोजन की आवश्यकता पूरी हो सके तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। हमारे जंगल, नदियाँ, घास के मैदान, समुद्र, वायु तथा मृदा प्रभावित न हो। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र समुद्र का तटीय क्षेत्र होता है, जहाँ का पारिस्थितिक तंत्र भी विशिष्ट होता है। विश्व वातावरणीय परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव वहाँ की जनसंख्या पर पड़ता है। समुद्र से मछलियाँ पकड़ने का कार्य आवश्यकता से अधिक तेज़ी से हो रहा है, जिससे उनकी संख्या व प्रजनन करने की दर में कमी आ रही है। वन भूमि का उपयोग कृषि के लिए, उद्योगों के लिए तथा रहवास के लिए किया जाना हानिकारक है। यह जल वायु तंत्र पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऊर्जा का उपयोग बढ़ती हुई आबादी तथा औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ रहा है तथा बढ़ती हुई आबादी का कारण बहुत अधिक कचरा पैदा हो रहा है। इन परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। अब है परिवार नियोजन या बंध्याकरण कार्यक्रम। परिवार नियोजन के अन्य विधियों के अतिरिक्त बंध्याकरण एक कारगर उपाय है, जिसमें एक छोटे ऑपरेशन के द्वारा नसबंदी कर प्रजनन की संभावनाओं को सदैव के लिए स्थायी रूप से समाप्त किया जाता है। सन 1978 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन को सशक्त बनाने हेतु कानून विवाह की आयु पुरुषों की 18 से 21 तथा महिलाओं की 15 से 18 कर दी थी। छोटे परिवारों के अनेक लाभों को जन जन में प्रचार किया गया। सन 2000 में 57 में से 60% महिलाओं ने गर्भ निरोधी गोलियों का इस्तेमाल किया। अब है शहरीकरण का। जहाँ तक सवाल है, सन 1975 तक केवल 27% विकासशील देशों में शहरी आबादी थी। सन 2000 में यह 40% थी। 2030 तक यह आबादी 56% तक हो जाएगी। विकसित देशों में शहरी आबादी 75% है। यह ग्रामीण क्षेत्र से अच्छे रोजगार के लिए शहरों में स्थानांतरण के कारण हुई है। इस प्रक्रम में कृषि भूमि तथा जंगलों का अतिक्रमण हुआ। जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरों में भी खुला स्थान कम हो गया। अतः शहरी प्लानिंग की आवश्यकता है, जिससे भूमि का पूर्ण सदुपयोग हो सके। अब है जनसंख्या वितरण प्रारूप और पर्यावरण। विकासशील व विकसित देशों में जनसंख्या का घनत्व की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता है। विश्व बैंक की 1993 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 60% भाग में विश्व की 80% जनसंख्या निचले जीवन स्तर को बसर कर रही है। भारत व चीन विश्व की जनसंख्या का 1/3 है, जिसमें 9.9% क्षेत्र में स्थित है।
भारत विश्व की 1/6 जनसंख्या है, जो मात्र 2.2 क्षेत्र के अंदर निवास करती है। विश्व जनसंख्या तथा वहाँ बसे लोगों की आय और खुशहाली बदहाली का अनुमान निम्न सारणी से लगाया जा सकता है। पहले, विश्व भर के अंदर जनसंख्या घनत्व क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है और विभिन्न देशों में स्थिति क्या है। विश्व भर के अंदर 442 प्रति हेक्टेयर है और अब आमदनी एवरेज इनकम जो है $4,880 प्रति वर्ष है। अफ्रीका में 249, आय 510, यूरोपीय देशों में 322, आय 14,600, लैटिन अमेरिका में 330, आय 2190, मध्य पूर्व में 615, आय 1720, विकासशील देशों में 605, आय 900, विकसित देशों में संख्या है 215 और आय है 19,900, भारत में 3,177, आय है 360 और चीन में 1,321 और आय है 317। यह 1990 के डाटाज हैं जो है इंगित करते हैं कि जहाँ जहाँ भी पॉपुलेशन अधिक है वहाँ वहाँ आय कम है। उपरोक्त सारणी विश्व के विभिन्न भागों की जनसंख्या तथा आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करती है, जो कि सरकारों के लिए अपने नागरिकों के जीवन स्तर उत्थान के प्रबंधन के लिए उपयोगी है। अब है समष्टि वृद्धि के कारक। समष्टि वृद्धि, पॉपुलेशन इंक्रीज के बहुत सारे कारक हैं। कुछ भौगोलिक कारक हैं जैसे जलवायु, जमीन की उर्वरा शक्ति, खनन, परिवहन और शहरीकरण। इसी प्रकार से जन्म दर, मृत्यु दर, अंतःप्रवास, उत्प्रवास व प्रवास। इसके अलावा सामाजिक व आर्थिक कारणों के अंतर्गत गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक तथा धार्मिक कारक, कम आयु में शादी होना, शहरीकरण और परिवार नियोजन को न मानना भी कारण है। धन्यवाद।